तो कर्नाटक में किसकी होगी सरकार? एग्जिट पोल में किंग कौन, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज नेशन के इस खास कवरेज में। कर्नाटक के महापोल में अलग अलग न्यूज एजेंसीज के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज नेशन का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या कुछ कहती है वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 99 से 108 सीटें मिल सकती हैं कर्नाटक में, वहीं कांग्रेस को 75 से 84 सीटों पर संतोष करना होगा। जेडीएस के खाते में 31 से 40 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 3 से 7। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस का एग्जिट पोल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 79 से 92 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 106 से 118 सीटें। वहीं जेडीएस के खाते में 22 से 30 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 4। एवीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिल सकती हैं अधिकतम, जबकि कांग्रेस को अधिकतम 99 सीटें, वहीं जेडीएस को अधिकतम 30 सीटें। हालांकि अन्य के खाते में अधिकतम 8 सीटें जा सकती हैं एवीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं टाइम्स नाउ वीएमआर के एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 93 सीटें, जबकि कांग्रेस को कहीं ज्यादा 103 सीटें मिल सकती हैं और जेडीएस को 39 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें। न्यूज एक्स सीएनएक्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को अधिकतम 78 सीटें और जेडीएस को अधिकतम 39। अन्य के खाते में मैक्सिमम 5 सीटें जाती दिख रही हैं न्यूज एक्स के एग्जिट पोल में। वहीं इंडिया न्यूज और चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 73 सीटें और जेडीएस को 26 सीटें, जबकि अन्य के खाते में केवल 3 सीट। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सबसे पहले राहुल सर आपसे समझना चाहूंगा, इन तमाम आंकड़ों में बीजेपी और कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीएस जिसको यहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था, लगभग उतनी सीटें मिल रही हैं जितनी कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में मिली थी। कैसे आप आंकते हैं जेडीएस की भूमिका को? क्या वाकई कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पा रही है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा पा रही है? मैं कहूंगा कि जेडीएस ने अपनी क्षेत्रीय ताकत को एक बार फिर से प्रमाणित किया है, अगर ये आंकड़े सही निकलते हैं। और उसने ये सिद्ध कर दिया कि जो दक्षिण कर्नाटक है वो उसका लगभग अभेद्य दुर्ग है और वहाँ पर सारी अपनी तमाम सिद्धरामैया की और राहुल गांधी की कोशिशों के बावजूद, सभाओं के बावजूद उसको कांग्रेस भेद नहीं पाई है। इसलिए उस पर कांग्रेस की अंततः निर्भरता और बढ़ने वाली है। किसी को भी जेडीएस से दक्षिण कर्नाटक के अलावा बाकी उसके जो 5 क्षेत्र और हैं वहाँ पर कोई अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं थी। ये सब जानते हैं कि उसका जो जातीय आधार है वो केवल वोक्कलिगा आधार है, बहुत सीधा सीधा। उसके अलावा उसके पास दूसरा एक सामाजिक आधार बहुत कम है, तो वो आधार उसके साथ बराबर बना रहा है। ये मैं उसको श्रेय देना चाहूँगा इस बात का कि वो नरेंद्र मोदी के सारे धुआंधार प्रचार के बावजूद, वो सिद्धरामैया की रणनीतियों के बावजूद, एक अच्छा प्रशासन देने के बावजूद वो आधार हिला नहीं है जी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभिलाष सर, आप इत्तेफाक रखते हैं राहुल सर की इस बात से कि नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के तमाम दावों के बीच, राहुल गांधी के अध्यक्ष के तौर पर सक्रियता के बीच जेडीएस अपने वोट शेयर और अपनी सीट के आसपास अभी भी खड़ा हुआ दिख रहा है इन तमाम एग्जिट पोल में? यदि एग्जिट पोल को हम यदि आज की यदि मानते हैं कि उसमें जो कहा गया है, उसमें जो बताया गया है वो यदि सही है, तो ये निश्चित रूप से बात है कि राज्यों में जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने काम और अपने प्रोग्राम के जरिए अपने वोट बैंक पे कब्जा करके रखने में काफ़ी सफल दिखती है। कई राज्यों में ये ऐसा इस तरीके से दिखता है। तो जेडीएस का मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपना खास गढ़ रहा है और उसके वोटर्स को उन्होंने सरकार में न होने के बावजूद भी यदि बचाए रखा है, तो उनके लिए निश्चित रूप से ये एक प्रशंसनीय काम है। क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ वहाँ पर सिद्धरामैया की सरकार उनके खिलाफ काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं था, और इतनी धुआंधार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सब काम किए, वहाँ पर मोदी जी की सभाएँ हुई और जिस तरीके से अमित शाह की रणनीति काम कर रही है और जितना बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास में है, करीब 10 करोड़ के आसपास कहते हैं उनके सदस्य हैं, नहीं भी हुए 8 करोड़ भी हुए। तो वैसे कर्नाटक में भी उन्होंने अपने सदस्य संख्या बढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद जेडीएस ने अपना झंडा यदि गाड़ के रखा है, तो निश्चित रूप से उनकी लीडरशिप के लिए भी एक बहुत अच्छा ये है कि उन्होंने रीजनल पार्टी के रूप में अपना जो
अस्तित्व है बनाए रखा है वो। और राहुल सर, क्या 2019 के लिहाज से जेडीएस का टिके रहना, अपनी स्थिति को बनाए रखना कुछ संकेत देता है, खासकर उस तीसरे मोर्चे की कल्पना के लिए जिसमें बात की जाती है कि बाकी तमाम राजनीतिक दल मिलकर बीजेपी या कांग्रेस का मुकाबला करें? निश्चित रूप से देता है। और देवेगौड़ा की योजनाओं में और उनके आकलन में 2019 का चुनाव एक बड़ी अहम मैं कहूँगा कि विचार है, कंसिडरेशन है, और उसको वो ध्यान में निश्चित रूप से रख रहे हैं। उनको ये निश्चित रूप से लगता है कि अगर तीसरा एक मोर्चा बनता है, एक विकल्प खड़ा होता है, राष्ट्रीय विकल्प गठबंधन के रूप में भाजपा विरोधी पार्टियों का, तो उसमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उसमें उनका ये जो मजबूत आधार है वो एक निश्चित भूमिका निभाएगा। और इसीलिए ये एक संभावना लगती है कि अगर ज़रूरत पड़ी कांग्रेस को या बीजेपी को के साथ जाने की उनको, तो वो किसके साथ किसको तरजीह देंगे। तो मुस्लिम वोट को अपने साथ बनाए रखने के लिए और 2019 को ध्यान में रखते हुए शायद देवेगौड़ा कांग्रेस के साथ ज़्यादा पसंद करें। ठीक है, आप करें कि जेडीएस के राजनीतिक समीकरण के लिहाज से ये पार्टी के लिए बेहतर होगा कि वो बीजेपी की बजाय कांग्रेस को चुने। हालांकि पहले बीजेपी को चुन चुके, लेकिन अभिलाष सर, जेडीएस की भूमिका को आप किस तरीके से आंकेंगे? अगर 2018 के इस चुनावी नतीजे के बाद जेडीएस की जरूरत पड़ती है बीजेपी को, तो जेडीएस के लिए बेहतर क्या होगा? और क्या ये संभावना कहीं ज्यादा है कि वो बीजेपी के साथ तत्काल सत्ता का सपना देखते हुए हाथ मिला ले? देखिए, मुझे लगता है कि लोग इस बात में, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस पर विचार नहीं करती है कि कल क्या होगा। जो आज साथ में है, सामने है, उसके ऊपर विचार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक ये स्किल उन्होंने डेवलप कर लिया है कि वहाँ पर उनके पास में यदि बहुमत नहीं भी है तो भी उन्होंने सरकारें अलग अलग राज्यों में बनाकर ये दिखा दिया है कि उनकी जो स्किल मैनेजमेंट है या बाकी पार्टीज़ को अपने पास कब्जे में करने की जो उनकी जो एक जिसको कहते हैं उन्होंने महारत हासिल की है, जो हमने बिहार में भी देखी है। तो ये तो जनता दल के जो ये बेंगलोर के जो लोग हैं, कर्नाटक के जो लोग हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि 5 साल के बाद वो रुकें आज का नुकसान देखते हुए, या आज सत्ता में जाएं और कल की तरफ वो देखें कि क्या होगा। ये हमने कश्मीर में भी देखा है कि कश्मीर में भी वहाँ की पार्टी को निश्चित रूप से फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में ज़्यादा एमएलए आने के बाद में उनकी जो निगोशिएटिंग या बार्गेनिंग पावर है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। सर, लेकिन जेडीएस की भूमिका क्या होगी, खासकर तब जबकि आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ये बीजेपी पहले तय कर चुकी है। जेडीएस के लिए फिर संभावना बचती क्या? मुझे लगता है कि जेडीएस जाएगी, जिसके पास में बहुमत है उसके साथ में जेडीएस जाएगी यदि उनकी जरूरत पड़ेगी तो। एक बात मुझे एक संभावना और लगती है अनुराग की, जेडीएस को हमने उनका जो इतिहास बताता है कि उसमें तोड़फोड़ की संभावना बनी रहती है जी। और दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी तोड़ चुकी है जेडीएस को और बीजेपी भी जेडीएस को तोड़ चुकी है। और इस चुनाव में भी जेडीएस के 7 उनके विधायक और जो उम्मीदवार थे वो कांग्रेस में चले गए। तो उसकी ये कमज़ोरी है जो अभी बनी हुई है, और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से जो ज़्यादा सफलता से ये इसका फ़ायदा उठा लेगा, उसके लोगों को अपनी तरफ वो ला सकते हैं। इसकी कोशिशें होंगी, इसमें भी इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर दिखती है कर्नाटक विधानसभा के नतीजों के बाद, तो इस तरीके की तोड़फोड़ दिख सकती है खासकर जेडीएस में। लेकिन अभिलाष सर, जो राजनीतिक आरोप लग रहा था जेडीएस पर वो ये कि देखिए साहब, आप बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे मिले हुए हैं और मंशा यही है कि आप कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। जो अभी तक के तमाम एग्जिट पोल के नतीजे हैं और जो आंकड़े हैं, क्या उसके आधार पर आपको लगता है कि ऐसा कहीं कोई गठजोड़ था पर्दे के पीछे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने देवेगौड़ा साहब की तारीफ़ की थी, उसके बाद में ये पता लगने लग गया था कि बीजेपी का बिहाइंड द कर्टन पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ उनसे अरेंजमेंट है। और यदि नहीं भी है तो यदि उस तरीके से परिस्थिति बनती है चुनाव के बाद में, यदि बहुमत नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्होंने एक दरवाज़ा खुला रखा था कि जेडीएस के नेताओं के साथ में उनकी कोई बातचीत चलती रहे, ताकि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर उनको वो सरकार में बनाने के बजाय वो अपने साथ में लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक का जो अनुभव रहा है, हमने जो चुनाव देखे हैं, वो अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लेयर पर काम करते रहते हैं उनके नेता लोग। तो मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार वहाँ कर्नाटक में बना लगे, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में राहुल सर, एक सवाल जो लगातार ट्रेंड भी कर रहा है, और ये 15 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद लगातार हो सकता है कि इस पर भी चर्चा हो, वो है ईवीएम की भूमिका। इन एग्जिट पोल्स के बाद क्या आपको लगता है कि ईवीएम पर एक बार फिर सवाल खड़ा करने की गुंजाइश कुछ बचती है, या अब राजनीतिक परिपक्वता इतनी दिख चुकी है कि कम से कम अब इस तरीके का बवाल ना हो? मैं समझता हूँ कि 222 चुनाव क्षेत्रों में
अगर केवल एक जगह से ईवीएम को लेकर शिकायत आई है तो इसका एक स्पष्ट संदेश है, और वो शिकायत भी कोई बहुत गंभीर अभी तक दिखी नहीं है। उस पर अभी कोई आपको हंगामे मचाते हुए कोई पार्टी दिख नहीं रही है, शायद किसी एक ने तो किया है, जहाँ तक मेरी अभी तक जानकारी मिली है। तो इसके बाद ईवीएम पर चर्चाएं बंद तो शायद नहीं होंगी, क्योंकि हमारी राजनीति जैसी है जो साक्ष्य और इतिहास वो प्रमाण पर आधारित नहीं होती, लेकिन निश्चित रूप से ईवीएम पर सवाल उठने कम होंगे। ईवीएम की वैधता और उसकी जो कह ले कि अटूटपन जो है वो एक बार फिर से स्थापित होगा। मैं यहाँ एक बात जो बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव की रणनीति शुरू हो गई है, और वहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभी के जो नए पीसीसी अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी ने सिर्फ पिछले सप्ताह ही कहा है कि हमारा ईवीएम पर विश्वास नहीं है, और हम इलेक्शन कमीशन से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, और हम इसके उपयोग के ऊपर हम इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं, और हम ये निश्चित रूप से पसंद करेंगे कि ईवीएम का उपयोग मध्य प्रदेश के राजनीतिक विधानसभा चुनाव में न हो। तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता इस मामले में बातचीत कर रहा है। तो ईवीएम को लेकर जहाँ पर जिसकी जीत हो जाती है वो ईवीएम पर विश्वास रखते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर। तो मतलब 15 मई को अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाते हैं तो आप कह रहे हैं कि ईवीएम की दलील एक बार से फिर दी जा सकती है, फिर वापस मध्य प्रदेश के चुनाव को चेताते हुए कि देखिए साहब, कर्नाटक में आपने ये सब कुछ कर दिया लेकिन मध्य प्रदेश में कम से कम ना हो। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ और मैं राहुल सर आपसे समझना चाहूँगा, और वो है जब हम जातिगत वोट बैंक की बात करते हैं, धार्मिक मुद्दों की बात करते हैं, तो अलग अलग चुनाव से जुड़े कुछ मिथक भी होते हैं, खासकर अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर। और अक्सर ये माना जाता है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक जो जाता है वो एक साथ किसी पार्टी के लिए जाता है। ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के मकसद से वोट दिया जाता है। इस चुनावी मिथक को आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर इन तमाम एग्जिट पोल्स के संदर्भ में? राहुल सर, एक एग्जिट पोल को छोड़ भी दें तो पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें जो एक बात आई है वो ये है कि अल्पसंख्यकों का, यानी खास तौर पर मुसलमानों का एक छोटा वर्ग लेकिन एक निश्चित वर्ग बीजेपी के साथ उनको वोट देता है। ये कई अलग अलग प्रदेशों में ये दिखा है, आपको लोकसभा में भी ये दिखा, हालांकि बावजूद इसके कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया था। और कर्नाटक में उस तरह की उग्र मैं कहूँगा कि धार्मिक या सांप्रदायिक कटुताएं नहीं हैं, बावजूद ताज़ा माहौल के और कोशिशों के, जैसी हमें उत्तर प्रदेश, बिहार या कुछ और जगहों पर दिखती हैं, या महाराष्ट्र में दिखती हैं, या कुछ और जगह दिखती हैं। तो ये अच्छी बात है, और इसलिए ये बिल्कुल एक 100% सोच समझ कर कि 100% मुसलमान वोट देते हैं, ऐसा कर्नाटक में नहीं है। वैसे ही जैसे किसी ने और कहा भी था कि 100% लिंगायत हमेशा से बीजेपी को वोट देते रहे हों, 100% वोकलिगा केवल जेडीएस को वोट देते रहे, ऐसा भी नहीं है जी। तो एक प्रमुख वर्ग इन सभी बिरादरियों का या जातियों का एक अपनी प्रमुख प्रतिनिधि पार्टी को वोट देता है, लेकिन उसमें भी हमें अंतर दिखाई देते हैं। और अभिलाष सर, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि कर्नाटक के बारे में कहा जाता है कि लगभग 60 ऐसी सीटें हैं जिस पर सीधे सीधे अल्पसंख्यकों का प्रभाव नजर आता है, और अगर जेडीएस को अधिकतम 40 सीटें मिल रही हैं और अगर कांग्रेस को भी 70 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, तो ये बात कम से कम साफ है कि अल्पसंख्यक किसी एक पार्टी के साथ नहीं खड़ा है। नहीं, निश्चित रूप से जैसे राहुल जी ने कहा कि बाकी राज्यों में भी ये दिखने लगा है कि यदि गवर्नेंस के अच्छे पैटर्न के जरिए यदि हिंदू मुसलमानों के बीच में की खाई यदि पार्टी जा सकती है और उनको एक वोट बैंक के जरिए नहीं के दृष्टि से नहीं देखा जाता है, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों ने, जैसे उत्तर प्रदेश में भी ट्रिपल तलाक के मामले को लेके उत्तर प्रदेश की कई महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, और मुझे लगता है यही डेमोक्रेसी की खूबी भी है कि वहाँ पर हम किसी भी मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसी को भी मुस्लिम, हिंदू और बाकी चीज़ों की तरफ से नहीं देखे। इस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिबेट भी किया कि क्या राजनीतिक पार्टियाँ जातिवाद को लेकर ही वाकई ये करती है और बताने की कोशिश करती है कि हम जीतने वाले उम्मीदवार को आगे कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 70 सालों में हर पार्टी ने अपना अपना एक वोट बैंक का गणित बना के रखा है, और उसको वो नर्स भी करते आ रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या महाराष्ट्र में शरद पवार हो। वैसे ही यहाँ पर कांग्रेस का भी एक अपना वो है, और जेडीएस ने भी अपने आप ने कुछ पॉकेट्स में अपनी एक जिस तरीके से उन्होंने महारत हासिल कर ली है अपने वोट बैंक को पर कब्जा करने की, तो वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस यदि तोड़ नहीं पाती है तो उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। चलिए, लेकिन राहुल सर, हमने कांग्रेस की बात की, राहुल गांधी जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं हाँ, इसी पे मैं ये जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि आप कर्नाटक में देखें कि जो 3 जिले हैं जिन्हें हम तटीय महाराष्ट्र कहते हैं, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा, इनकी 19 सीटों को छोड़कर
बाकी जगह आपको हिंदू मुस्लिम विभाजन और खाई वैसी स्पष्ट नहीं दिखती। इन 3 ज़िलों में निश्चित रूप से बहुत गहरी खाइयां हैं, वहाँ पे कटुताएं हैं और वहाँ पर आपसी हिंसा के भी खूब घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैं श्रेय देना चाहूँगा कर्नाटक समाज को उसकी संपूर्णता में कि इन 3 ज़िलों के बाहर दूसरे जो उसके 5 प्रदेश हैं, सामाजिक राजनीतिक प्रदेश हैं कर्नाटक के, वहाँ पर इन कटुताओं का प्रभाव हमें बहुत कम दिखता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है किसी भी समाज के लिए प्रदेशों की तुलना में काफी बनी सर। लेकिन हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, राहुल गांधी की बात कर रहे थे, हम सिद्धारमैया की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम बीजेपी की नज़र से समझने की कोशिश करें इस चुनाव को, इन एग्जिट पोल्स को, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर एग्जिट पोल में बेहतर कर रही है तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है, अमित शाह को ही जाता है, या येदियुरप्पा की भी कुछ भूमिका है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? मुख्यमंत्री रहे हैं, जातिगत आधार एक बड़ी वजह। मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कैंपेन किया है, और नरेंद्र मोदी आज देश के स्टार कैंपेनर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से तो है ही, और जो लोग फेंस सिटर्स हैं, जो लोग ऐसे सीमाओं पर बैठे रहते हैं और जो ये सोच नहीं पाते, उन लोगों को भी लगता है कि मोदी का जो आदम कद है उसके सामने येदियुरप्पा तो कहीं पर भी नहीं है। येदियुरप्पा के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं। तो यदि कर्नाटक में यदि कांग्रेस हारती है और भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मोदी को तो श्रेय दिया जाना ही पड़ेगा, और निश्चित रूप से अमित शाह के संगठन का जो चातुर्य है और जो उनकी जो जमावट है उसको दिया जाएगा। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ये प्रश्न आएगा कि क्या मोदी जी का प्रभाव कम हो रहा है क्या? इस दृष्टि से भी कर्नाटक के ये चुनाव, लेकिन अभी थोड़ा जीत को ही समझते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में ज्यादातर ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। येदियुरप्पा को राहुल सर आप कहाँ खड़ा देखते हैं इस पूरे चुनाव में, इन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, येदियुरप्पा जब से बीजेपी एक मजबूत पार्टी कर्नाटक में बनी है उसके सबसे कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ही उसके संगठन को खड़ा किया है। तो वो उनका विकल्प अभी कोई आया नहीं, कोई तैयार हुआ नहीं, इसलिए हमें दिखता है कि इस उम्र में भी वो सामने रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में आप देखिए कि वो थोड़ा पीछे रहे हैं, वो उतने मुखर नहीं रहे हैं, उतना प्रखर नहीं रहे हैं, और भाषणों में और जारी कोशिश जो सारा जो जोर था वो नरेंद्र मोदी के भाषण, उनकी सभाएं और अमित शाह की रणनीति, उनकी संगठन क्षमता, ये सबसे बड़ी दो रीढ़ थे मैं कहूँगा कि सारे प्रचार तंत्र के बीजेपी की। तो येदियुरप्पा महत्वपूर्ण तो रहेंगे, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि उनकी इच्छा के बावजूद और उनके समर्थकों की नाराज़गी के बावजूद उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया जी। तो इसका मतलब भी साफ है कि येदियुरप्पा की विकल्पहीनता, यानी उनके कद को स्वीकार करते हुए भी सारा दारोमदार उनके ऊपर बीजेपी ने नहीं रखा। तो भविष्य में एक आशंका वहाँ लोगों को ये भी है, खासतौर पर येदियुरप्पा के समर्थकों को, कि साल भर बाद येदियुरप्पा को हटा तो नहीं दिया जाएगा, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, इसका मतलब उनकी इतनी भी इज्जत नहीं है या उनमें वजन नहीं है कि उनके कहने से उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। तो इस तरह की आशंकाएं भी उनके कुछ समर्थकों के मन में है। अभिलाष सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा है, वो ये कि ये क्या वजह है कि पार्टी इतने लंबे समय से कर्नाटक में सत्ता में रही है, संगठन के तौर पर एक मजबूत पार्टी के तौर पर लगातार उभरती रही है, लेकिन येदियुरप्पा के विकल्प के तौर पर किसी एक बड़े चेहरे को सामने नहीं खड़ा कर पाई? नहीं, मुझे कभी लगता था कि अनंत कुमार जो आजकल पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और बेंगलोर से सांसद रहे हैं कई दिनों से, मतलब वो अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे थे, तो उनको किसी भी तरीके से उनको ग्रूम करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको या और अन्य नेताओं को आगे नहीं लाया, और येदियुरप्पा को, और इस चुनाव में येदियुरप्पा को उन्होंने आगे जरूर किया, लेकिन बाकी चारों तरफ से उनकी घेराबंदी ऐसी की कि उनका जो फायदा लेना था एक लिंगायत नेता के रूप में उतना भी ले लिया, लेकिन उनकी जो लाइबिलिटीज़ थी येदियुरप्पा के नाम से, उनके ऊपर जो परसेप्शन जो था कि ही इज़ ए करप्ट लीडर, उसको भी संभालने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये बात तो निश्चित रूप से पिछले 4 सालों में सामने आई है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिस तरीके से चुनावों को अप्रोच करती है और जिस तरीके से एक के बाद एक राज्य वो जीतते चले जा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से उसके ऊपर काफ़ी किताबें भी लिखी जा रही है, काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है। लेकिन ये बात निश्चित है कि जो ज़मीनी स्तर पर अमित शाह और उनकी पार्टी का जो काम है वो, और जो मैजिक है या जो जादू है मोदी जी का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अभी तक के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, और वही तो ये चेहरा में भी दिख रहा है। चेहरा नरेंद्र मोदी और साथ में अमित शाह की जोड़ी, इसी को सबसे ज़्यादा श्रेय मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आती है, जिस तरीके का इशारा इन एग्जिट पोल्स में लगातार दिख रहा है। न्यूज़ नेशन की ये महा कवरेज, कर्नाटक का महापोल लगातार जारी है। तुरंत हाजिर होते हैं।